हेलो मेरी सखिया, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में जहां हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 सेल्स यानी कि कोशिका, जिसमें हमने डे 3 के अंदर काफी हद तक बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, बट उससे पहले जैसा कि आप लोग को पता, हम क्या करेंगे, रिकैप। क्यों करेंगे रिकैप? ताकि हमको पुरानी वाली चीजें याद हो सके और हम आगे कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको रिकैप नहीं देखना और पीछे वाले टॉपिक याद है तो आप सीधे से टाइमर पे जो नीचे दिया हुआ है उस पे जंप लगा सकते हैं, अदरवाइज हम करते हैं। वैसे आप रिकैप कीजिए ताकि आपको भी याद होता रहे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य क्या है। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, यानी साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो ब्लू कलर का हमने कल पढ़ा था जेली जैसा फ्लूइड, इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि कोशिका अंग क्या है, ये हमको बताना है। तो याद कीजिए कोशिका अंग क्या होते हैं, ये रहा। कोशिका के अंदर क्या होते हैं? छोटे 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 ऑर्गन्स होते हैं, यानी बॉडी पार्ट्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स या फिर कोशिकांग। जैसा अपन लोगों के शरीर में भी है, ये हैंड है, ये बाइसेप्स है, ये हेड है, हेयर है। तो ये सारे जैसे हमारे पास अंग होते हैं उसी तरह सेल के पास भी क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग। अगला, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का काम क्या है। तो न्यूक्लियस का काम हमने देखा ही था, क्या? सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, पहला काम तो ये था। दूसरा काम क्या था? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, कि अगला बेबी कैसा होगा और उसका बेबी कैसा होगा, यानी कि डीएनए कंट्रोल करना, यानी कि डीएनए की इंफॉर्मेशन रखना, ठीक है। और अगली पीढ़ी में डीएनए को ट्रांसफर करना, यानी इस इंफॉर्मेशन को भेजना। और साथ ही साथ में सेल डिवीजन को भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। अगला क्या? नेम 3 मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स हमने पढ़ा था? 3। सबसे पहला क्या है? आउटर लेयर यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जिसको हम केंद्र की झिल्ली कहते हैं। फिर आता है क्या हमारा? क्रोमोसोम। और फिर बीच में आता हमारा सॉलिड सा डेंस सा पार्ट, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रकिका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्र की झिल्ली का काम क्या है। तो इसका सबसे पहला काम है कि जो ये हमारा यहाँ पर साइटोप्लाज्म है उससे इसको अलग करना। और दूसरा, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, यानी कि छेद, जिससे फूड अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है। तो ये क्या था हमारा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का वर्क यानी फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी ये जो सेंटर पार्ट है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम हमने पढ़ा था क्या? राइबोसोम बनाता है। क्या बनाता है? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? तो याद कीजिए क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है, और ये क्या करता है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन यानी कि जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, कि आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, कैसा होगा, ये सारी चीजें। तो क्रोमोसोम का होगा। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का काम क्या है। तो राइबोसोम का काम हमने कल ही पढ़ा था, प्रोटीन बनाना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अगला क्या हमारा कि आरईआर और एसईआर में डिफरेंस क्या है। तो आरईआर क्या होता है? आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरी। सबसे पहला डिफरेंस हो जाएगा कि आरईआर क्या होता है? रफ होता है यानी खुरदुरा, और एसईआर क्या होता है? स्मूथ यानी चिकनी। और दूसरा, आरईआर क्या बनाता है? प्रोटीन। और एसईआर क्या बनाता है? फैट और हॉर्मोन्स, जो हमने कल पढ़ाई था। यहाँ पे ये रहा हमारा आरईआर और ये रहा हमारा एसईआर। एसईआर यानी कि जो इस पे स्मूथ सी बनी हुई है, और ये आरईआर के जिसपे छोटे छोटे दाने हैं। अगला, वाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग, यानी कि लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। तो याद कीजिए कल हमने पढ़ा था कि ये जो ऑरेंज कलर का ये छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम। इसके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस, यानी कि पाचक एंजाइम होता है। तो अगर ये फटा और ये जूस जहां जहां जाएगा सबको क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। तो ये पूरी कोशिका को भी डाइजेस्ट कर सकता है, इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या फिर आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो यहां तक हमने ये कल पढ़ लिया था। अब इसके आगे वाला ऑर्गेनल हमको करना है, तो पर्दा को हम उठाते हैं और फिर हम देखते हैं क्या होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये कौन सी चिड़िया है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने सेल जब पढ़ा था, आपको याद होगा, सेल के अंदर ऐसे ही एक स्ट्रक्चर थी, एक नहीं बहुत सारी, जो थोड़ा किडनी की तरह या फिर राजमा की तरह दिख रही थी, और उसमें ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था। इसी को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको द पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का क्या है? ये शक्ति केंद्र है।
जैसे इसको हम समझते हैं, जैसे अपन लोगों के बॉडी में काम करने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ बनता है, सेल के अंदर बनता है। और हर सेल के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वही इसको सारा का सारा काम करती है। तो इस सेल को अगर जिंदा रहना है, एनर्जी लाना है, तो कहां से लाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया उधर काम कर रहा होगा कि ये ब्रो इसको एनर्जी चाहिए, बना के दो। ठीक, तो मेरे शरीर में जितनी भी सेल्स है, सभी सेल्स के अंदर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या करते हैं, दिन भर रात भर काम करते हैं कि ये ब्रो इसकी सेल को जिंदा रखना है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सप्लाई करता है एनर्जी का, पूरी सेल के अंदर क्या करता है, कोशिका को ये ऊर्जा प्रदान करता है, पूरा का पूरा एनर्जी देता है कि ये ले बेटा जिंदा रहे, मौज मार काम कर। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ये दिखता कैसा है, इसके स्ट्रक्चर में क्या खास बात है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो लेयर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम क्या कहते हैं, बाहरी झिल्ली, और एक होता है क्या, इनर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं भीतरी झिल्ली। तो आउटर मेम्ब्रेन यानी कि ये जो आउटर वाला पार्ट है, इसको जो पूरी तरीके से पैकिंग किया हुआ है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही ज्यादा चिकनी होती है, पर इसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अभी जो मैं छिद्र बनाऊंगा वो तो बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। आइए देखिए, ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जो हमें दिखेगा नहीं। क्यों होते हैं, ताकि इसमें से कोशिका यानी सेल को जो भी चीजें जरूरत है, या इसको जो चीज जरूरत है, वो ट्रांसपोर्ट होता रहे, आता जाता रहे। तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, सबसे पहली बात तो स्मूथ यानी कि चिकनी होती है, और दूसरा कि उसमें पोर्स यानी कि उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। तो ये तो क्या हो गया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दीदी की कहानी होगी, बट सिर्फ ये तो आउटर मेम्ब्रेन की बात। अब हम देखेंगे इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसा दिख रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि जैसे कि उंगलियों की संरचना। तो ऐसा क्यों है, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। अब ये फोल्ड क्यों होता है, ऐसे ही फोल्ड नहीं होता, इसके पीछे रीजन होता है। तो जैसे मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है, इस पे एक माइटोकॉन्ड्रिया पूरा इतने बड़े शेप का, फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं, और उस पर ये ऐसे क्या रखा हुआ, उसका इनर मेम्ब्रेन है। तो अगर मैंने इसको सीधा रखा तो इसका एरिया क्या है, बहुत कम। तो अगर एरिया कम तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए क्या होता है, इस पे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो अगर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा तो आप खुद ही सोच के देखिए, सिर्फ इतने ही बड़े माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, इतना बड़ा लेयर बन गया जो बहुत सारा एनर्जी बना सकता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होती है वो कैसी होती है, फोल्डेबल यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, दो लेयर, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ और पोरस यानी कि छिद्र युक्त होता है, और दूसरा क्या होता है, उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें बहुत ज्यादा फोल्ड होता है। क्यों होता है, ताकि वो ज्यादा एरिया बनाए और ज्यादा एरिया लेने से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर और बाहर वाला काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया मौजी मौज। अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। तो देखिए, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि सेल ने जो भी ग्लूकोज बनाया या फिर कोई भी अन्य पार्टिकल बनाया, जो भी अणु बनाया, यानी प्रोटीन बनाया, फैट बनाया, जो भी, उन सभी को ब्रेक करना, ब्रेक करके उससे एनर्जी निकालना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ग्लूकोज बना C6H12O6, ये क्या ग्लूकोज है। जब हमने क्या खाया, रोटी खाया या चावल खाया या फिर कोई स्वीट चीज खाई, तो उसमें क्या बनता, हमारे बॉडी में बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हिंदी में कहते हैं शर्करा। तो जब ये अपन लोगों के बॉडी में जाएगा तो क्या करेगी, हर सेल इसको पकड़ के लाएगी इधर इधर, और फिर जो हमने ऑक्सीजन ब्रीथ किया यानी कि जो हमने सांस लिया, उस ऑक्सीजन को और इस ग्लूकोज को आपस में मिलाएगी, और मिलाने के बाद इसको ब्रेक कर दी। और ब्रेक कैसे करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ में इसमें एनर्जी निकालती है। तो ये जो एनर्जी निकाल रही है, यही एनर्जी तो मेन है। तो ये काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ग्लूकोज और जो भी अन्य मॉलिक्यूल्स है इनको ब्रोक डाउन करती है, यानी तोड़ती है, और तोड़ते समय क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा निकालती है।
तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन। क्यों कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया, जो हमने ऑक्सीजन लिया वही ऑक्सीजन तो इस सेल में गया, तो उसने भी क्या किया, एक तरीके से ब्रीथ किया यानी कि श्वास लिया, सांस लिया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये तो हो गया हमारा पहला फंक्शन किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब यहां ध्यान से समझिए कि ये जो एनर्जी बनाता है कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये किस में एनर्जी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यानी कि एटीपी के रूप में बनाता है। अब आप ये बोलेंगे कि सखी एटीपी क्या है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। अपन लोगों को मान लो मार्केट जाना है, मैं गया एक दिन मार्केट है, वो बोला अंकल 10 की चाउमीन देना, तो मैं उन अंकल को क्या दूंगा, 10 का नोट निकाल करके दे दूंगा। तो ये जो 10 का नोट है वो क्या है, करेंसी यानी कि मुद्रा है, किस चीज का, सामान लेने या देने का। उसी तरीके से सेम अगर मेरे को कोई सामान उठाना है, अपन को क्या उठाना है, ऐसे कोई सामान उठाना है, तो मेरे शरीर को क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी। और उस एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, एटीपी के रूप में। तो मान लो कि मुझे 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि 10 लाख मॉलिक्यूल्स हम एटीपी के देंगे कि ले बेटा उठा। तो एटीपी का मतलब क्या है, करेंसी। कैसी करेंसी, किसी भी काम को करने के लिए। तो मैंने अगर उठाया कोई सामान, या फिर मैंने डांस किया, या फिर मैंने बोला, या फिर मैंने पढ़ाया, कुछ भी किया, तो उसमें मेरी जो एनर्जी खर्च हो रही है उसको हम किस में मेजर करते हैं, यानी उसकी करेंसी क्या है, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और अन्य मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन। और फिर इसके बाद दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये जो एनर्जी बनाया है वो कैसे बनाया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, जिसको हम करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज एनर्जी करेंसी, तो वो क्या हो जाएगा, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया ना बहुत स्पेशल होता है। कैसे स्पेशल होता है, तो याद कीजिए न्यूक्लियस के पास क्या था, डीएनए था, खुद का डीएनए था, और वो क्या बना रहा था, राइबोसोम बना रहा था। सेम काम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है। उसके पास खुद का डीएनए भी होता है और ये खुद का राइबोसोम भी बनाता है। देखिए इस पिक्चर में ये जो दिख रहा है ब्लू कलर में, ये सब क्या है, राइबोसोम है, और इसके अंदर क्या है, खुद का डीएनए भी है। तो दो ऑर्गन्स मिल गए अभी तक हमको। किसी भी सेल ऑर्गेनल्स में दो ऑर्गेनल्स होते हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर डीएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। तो यहां तक जो हमने पढ़ा वो सारे के सारे सेल्स में होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर वो प्लांट सेल हो। पर इसके आगे हम जो करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स जो सिर्फ प्लांट के अंदर होते हैं, इंसानों के अंदर नहीं होते, जिसमें एक का नाम है प्लास्टिड। तो देखिए प्लास्टिड क्या होता है, तो प्लास्टिड बेसिकली एक स्पेशल ऑर्गेनल्स होता है जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और इसका एक बेसिक सा काम है फूड को स्टोर करना और फूड क्रिएट करना। तो जितना फूड बन रहा है किसी भी प्लांट के अंदर या स्टोर हो रहा है, उसमें कौन हाथ लगा रहा है, उसमें प्लास्टिड भैया का हाथ है, कि जब तक प्लास्टिड भैया नहीं आएंगे तब तक कुछ काम नहीं होने वाला। तो प्लास्टिड को हिंदी में हम कहते हैं लवक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लवक, लवक। तो देखिए जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग है जिसपे लग रहा है पैसा रखा हुआ है, वो क्या एक प्लास्टिड है। ये जो है ये भी क्या प्लास्टिड है, ये भी प्लास्टिड है। तो ये क्या है, प्लास्टिड यानी कि लवक है। इनका काम क्या है, फूड बनाना और स्टोर करके रखना। तो ये जो प्लास्टिड है इनका नाम है। तो पौधों में जो प्लास्टिड यानी कि लवक पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स, 3 ब्रो, 3। पहला क्या, पहले का नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड वन इज दिस, इसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। एंड थर्ड वर्ड इज दिस, क्योंकि इसका कलर है ही नहीं इसीलिए इसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और हिंदी में इसके कलर के नाम से ही है। और आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो इन वर्ड्स का मतलब है, जैसे ये जो क्लोरो है, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, लैटिन भाषा में क्या होता है, इसका मतलब ग्रीन। तो ये जो ग्रीन दिख रहा है उसका नाम क्लोरोप्लास्ट। और ये जो वर्ड है क्रोमो, इसका मतलब होता है कलरफुल, तो ये कलरफुल है तो इसलिए इसका नाम क्रोमोप्लास्ट। और ये जो ल्यूको है, ल्यूको का मतलब नो कलर, कोई कलर ही नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और हिंदी का नाम भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्लोरो को हम कहते हैं हरित और प्लास्ट को कहते हैं लवक, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा हरित लवक। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो को हम कहते हैं वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, तो ये क्या हो जाएगा वर्ण लवक।
और क्योंकि ये क्या है, सफेद सफेद दिख रहा है, कलरलेस दिख रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं श्वेत लवक। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि प्लास्टिड जो होता है वो फूड स्टोर करता है और बनाता है। और ये कितने टाइप के होते हैं? 3। तो हम पहला देखते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो मान लीजिए मैंने ये वाला क्लोरोप्लास्ट निकाल लिया और निकाल के यहाँ रखा, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस बोर्ड में मारी गिल्ली, तो यहाँ आ गया ये क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो अभी मैंने निकाला, आपको दिखा। तो ब्रो अब क्या करेंगे? तो बिल्कुल यही काम करेंगे। क्या करेंगे? इसको समझेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये जो सर्कुलर शेप में, डिस्क के शेप में यहां पर बना हुआ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। फिल नहीं, क्लोरोफिल। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हम क्लोरोफिल ही कहते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना है कि जिस तरीके से न्यूक्लियस के पास क्या था? डीएनए था। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या था? डीएनए था। सेम उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। तो ऑल्सो कंटेन्स इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। तो किसी भी प्लांट सेल के पास क्या होता है? 3 ऑर्गेनेल्स जिसके पास डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। सबसे पहला क्या है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। फिर हमारा क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। और थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। तो अब यहां पर हम देखेंगे इसका काम क्या, फिर हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि ये जो डिस्क शेप में इसका नाम क्या और ये कैसे एनर्जी बनाती है, यानी ये कैसे फूड प्रोड्यूस करती है। तो देखिए सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था। सूरज की रोशनी आई, इधर आ, अपने अंदर ली, रूट से क्या लिया इसने? वाटर लिया, मिला के बना दिया ग्लूकोज। वो कैसे बनाता है वो अगले स्लाइड में हम देखेंगे। पर इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल का सबसे पहला काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या है कि सनलाइट को फूड में इसको कन्वर्ट करना, यानी सूर्य के प्रकाश को भोजन में परिवर्तित करना। ये 2 काम था किसका? क्लोरोप्लास्ट का, जिसको हम हरित लवक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट बनता कैसे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां मैंने इंग्लिश में लिखा, अगले स्लाइड में हिंदी में, फिलहाल मैं आपको यहीं पर समझा दूं। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें 2 लेयर्स होते हैं, यानी आउटर साइड में कितने लेयर्स होते हैं? 2। एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी झिल्ली, और एक को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली। पर इन दोनों को हमें ध्यान ही नहीं देना, हमें देखना है इसके अंदर। तो इसके अंदर जब आप देखेंगे तो ये डिस्क शेप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो डिस्क शेप में दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल जिसके कारण जो प्लांट होता है वो ग्रीन होता है, या फिर जो सनलाइट लेकर के अब्सॉर्ब करता है वो कैसा दिखता है? ऐसा। तो ये क्या करता है? सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है, ले बेटे, और फिर उससे क्या करता है? वो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करके उसको बनाता है ग्लूकोज में। और आप देखेंगे ध्यान से, इन सभी क्लोरोफिल के अलावा इसमें बहुत सारा स्पेस है। तो ये जो बहुत सारा स्पेस है, यहाँ पर एक लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही कहते हैं स्ट्रोमा। तो क्लोरोफिल के अलावा इसमें जो सेमी फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और जो डिस्क शेप में होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट लेता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी शर्करा में बदलता है, और फिर उसको बाद इसको कहां पर स्टोर करता है? स्ट्रोमा में ही स्टोर करता है। के लिए बेटा स्टोर कर, फिर जब सेल को जब जरूरत पड़ेगी उसके पास भेज देगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। इसमें सेमी फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इसमें जो डिस्क शेप का होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको शुगर में बदल के स्ट्रोमा में स्टोर कर देता है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन एंड स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट का। हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सेम है कि हरित लवक जो होता है वो क्या होता है? दोहरी झिल्ली होती है, और इसमें अर्धद्रव्य पदार्थ होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। डिस्क को हम क्या लिख देंगे? चक्राकार झिल्ली संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। बाकी प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा बना करके स्ट्रोमा में स्टोर कर देती है। बस खत्म, क्लोरोप्लास्ट हो गया हमारा खत्म। अब दूसरा जो हमारा प्लास्टिड था उसका नाम क्या था? क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ण लवक। तो वर्ण लवक मैंने आपको दिखाया ही था ऐसा, इसमें आपको ये आलू की तरह दिख रहा होगा। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका क्या काम होगा। तो ये क्या? क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है क्या? कलर। ग्रीक वर्ड है क्रोमो, और क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर। कलर यानी कि रंगीन। तो पौधों के अंदर जो भी कलर आ रहा है ग्रीन के अलावा, वो सब कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे या फूलों पे पिंक कलर का होता है, या फिर रेड कलर का, येलो कलर का, तो वो सब कौन कमाल कर रहा है? वो सब क्रोमोप्लास्ट का ड्यूटी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे
और इसको अपनी लाइफ में यूज करना है। जैसे आप स्कूल में गए, अपने दोस्त को बोला देख वो दिख रहा है, उसकी पत्तियां लाल है क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। उसकी पत्तियां हरी हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। देखा, इस तरह बताओगे, यूज करोगे तो आपको परमानेंट याद रहेगा। यानी क्लोरोफिल के अलावा पौधों के अंदर क्या होता है, एक और पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और इसके अंदर क्या होता है, येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर होता है, जिसके कारण जो पौधे हैं उस पर ब्राइट कलर दिखता है। समझ आया? तो कोई भी पौधा अगर रंगीन दिख रहा है, मस्त लाल पीला हरा नीला, तो इसका मतलब उधर कौन अपना हाथ पर लगा रहा है, क्रोमोप्लास्ट लगा रहा है। ग्रीन है तो उसके पीछे कौन हाथ लगा रहा है, क्लोरोप्लास्ट लगा रहा है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत लवक। और आप ल्यूको वर्ड जो देखेंगे इसका मतलब होता है व्हाइट, व्हाइट यानी कि सफेद, और हिंदी में तो श्वेत लिखा ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा प्लास्टिड जो रंगहीन है या फिर कलरलेस है, व्हाइट दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर आप पूछेंगे कि सखी ये कहाँ है, ये तो हमने देखा नहीं कभी, तो आलू लेना, उसको छील लेना है। छील के अगर आपने पानी में डाला तो पानी में क्या आ जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर आ जाता है। तो वो जो व्हाइट कलर आया क्योंकि उसमें ल्यूकोप्लास्ट था। तो जो पोटैटो के अंदर ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें क्या स्टोर होता है, स्टार्च स्टोर होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन, यानी कि स्टार्च, तेल और प्रोटीन को स्टोर करके रखना। तो किसी पौधे के अंदर स्टार्च है या फिर ऑयल है या फिर प्रोटीन है, तो वो किधर जाके स्टोर होता है, वो जाके स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट में। तो ल्यूकोप्लास्ट हो गया हमारा कहानी खत्म। तो अब तक हमने दो चीजें पढ़ ली जो सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। सबसे पहला याद कीजिए, वो जो ऐसा शेप बनाने में उसकी हेल्प कर रहा था, ऐसा वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। फिर उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा क्या, प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तीन, एक क्लोरो, एक क्रोमो और एक ल्यूको। ये तीनों आपको याद रखने हैं बस। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, थर्ड ऑर्गन जो सिर्फ प्लांट्स में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वॉक्यूल्स या फिर वॉक्यूल्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रिक्तिकाएं। अब ये रिक्तिकाएं क्या होती हैं, तो ध्यान से देखिए इस फिगर को, क्या सुंदर लग रहा है। तो ये जो बड़ा सा स्पेस दिख रहा है, इसी बड़े से स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉक्यूल्स, यानी कि रिक्तिकाएं। अब ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट के अंदर जो होता है ना, फूड बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रखना होता है, इसीलिए प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, ये फूड वॉक्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टोरेज सैक सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। तो यानी ये क्या है, बहुत बड़ा बोरा है, जोड़ा है, थैली है, जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली है। इसको हम क्या कहते हैं, फूड वॉक्यूल यानी रिक्तिका। और ये सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और ये क्या है, लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल, यानी कि एक बड़ा सा वॉक्यूल होता है किसमें, प्लांट में। और इस वॉक्यूल के अंदर क्या होता है, वाटरी फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम सेल सैक कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या है, तरल द्रव्य भरा रहता है। सिर्फ तरल नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका रस, और इसीलिए इसको हिंदी में हम रसधानी भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि रिक्तिका या रसधानी क्या सेम है। अब ये क्या स्टोर करती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्या कि ये वाटर स्टोर करती है, मिनरल्स स्टोर करती है, शुगर यानी कि ग्लूकोज को स्टोर करती है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी स्टोर करती है। तो ये क्या था, इसका स्टोर यानी कि फंक्शन। इसके अलावा एक इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और वो क्या इंपॉर्टेंट काम है कि मान लीजिए मेरे पास एक बलून है, मैंने उसको फुलाया नहीं अभी, पिचका हुआ है, तो क्या होगा, बहुत ढीला होगा, बहुत ही लिवर लिवर करेगा। लेकिन अगर मैंने उसको फुला दिया से, तो वो फूल गया, अब क्या हो गया, एकदम टाइट हो गया। तो यही इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर फूड वॉक्यूल्स का भी है। प्लांट को क्या, बहुत ही बड़ा उसको रिजिड रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, कठोर रहना है, दृढ़ रहना है। तो वो कैसे रहेगा, अगर उसकी सेल्स क्या होगी, एकदम रिजिड होगी। और वो रिजिड कैसे होती है, तो इसके अंदर ये जो फूड वॉक्यूल है, ये क्या करेगा, जितना ज्यादा स्टोर करेगा ये फूल जाएगा। अब ये फूलेगा तो सारी कोशिकाएं क्या करेंगी, इसकी सेल को पुश करेंगे, और पुश करेंगे तो सेल वॉल बिल्कुल पूरी सेल वॉल पर जाकर के पूरी तरीके से फिट हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, इसका एक और काम है, मेंटेन्स टॉजिडिटी एंड फॉर्मनेस, यानी कि जो पेड़ है या फिर जो कोशिका है उसकी दृढ़ता और ताजगी को ये बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है, फूड वॉक्यूल यानी कि रिक्तिका। तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो फूड वॉक्यूल यानी वॉक्यूल्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है। तो अगर ये नहीं होता, तो आप सोच रहे क्या होता कि अगर ये नहीं होता तो ये सिकुड़ गया होता, सिकुड़ गया होता तो ये सारी कोशिकाएं या कोशिका झिल्ली क्या होती है, सिकुड़ जाती। और सिकुड़ने के कारण क्या है, सेल वॉल से टच ही नहीं हो पाते और इतने स्ट्रॉन्ग
या फिर इतना रिजिड हो ही नहीं पाते। इसीलिए फूड वॉक्यूल्स क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि अगर प्लांट के अंदर लार्ज फूड वॉक्यूल नहीं होता तो क्या होता, तो अगर फूड वॉक्यूल लार्ज नहीं होता तो सबसे पहली बात कि वो इतना वाटर, मिनरल्स और ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर पाता, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर फूड वॉक्यूल नहीं रहता तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाता, श्रिंक हो जाता, यानी कि सिकुड़ जाता, जिसके कारण सेल जो इतना ज्यादा रिजिड या टर्जिडिटी यानी कि दृढ़ नहीं रह पाता। तो यहां तक हमने वो सारे सेल ऑर्गन्स पढ़ लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और जो तुम्हारे बुक्स में दिए हुए। तो 3 ऐसे ऑर्गन्स जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या, प्लांट के बाहर का सेल वॉल, ठीक, फिर दूसरा क्या, फूड वॉक्यूल, और इसके अलावा प्लास्टिड। तो ये 3 ऑर्गन्स आपको याद रखना है। जब हम एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस करेंगे तो वहां पर आपको ये फिक के मारना है, और जब हम ड्राइंग बनाएंगे तभी तो आपको याद होना ही चाहिए। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ये फूड वॉक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है या फिर एनिमल्स में भी होता है? तो जी हाँ, एनिमल्स में भी होता है, पर ये बहुत ही छोटा होता है, 9 के बराबर होता है। तो स्मॉल एंड हेल्प इन टेम्पररी स्टोरेज, यानी कि जो एनिमल्स के अंदर जो फूड वॉक्यूल्स होता है वो बहुत छोटा होता है और बहुत थोड़े समय के लिए क्या होता है उसमें स्टोरेज का काम होता है, तो इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हम इसमें देते नहीं। तो एनिमल्स के अंदर भी होता है पर वो क्या होता है, बहुत छोटे साइज का होता है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया और आज का टॉपिक हमारा यही होता है खत्म। तो बस आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो मिलेंगे हम कल, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। चलिए बाय बाय।